ना ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। आमतौर पे इकोनॉमिक्स की किताबों में ना ये 3 चैप्टर होते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन अलहदा होती है जिसको आप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हो, थ्योरी ऑफ कॉस्ट अलहदा होती है जिसको आप कॉस्ट कर्व्स कहते हो, और फर्म बिहेवियर भी आमतौर पे 3 या 4 चैप्टर में बटा होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एक ही चैप्टर था इसलिए हो सकता है कि आपको बहुत लंबा लग रहा हो, और यही वजह है कि जो चॉइसेस हैं एग्जामिनर की वो इसमें से काफी ज्यादा सवालात पूछ लेता है। कोई बच्चा आगे बताता है कि इसमें से 7 क्वेश्चंस आए थे, कोई बच्चा बताता है कि इसके अंदर 8 एंड समटाइम्स इससे भी ज्यादा बच्चे क्लेम कर देते हैं। तो मैक्सिमम क्लेम्ड है ये कि इसमें से ज्यादा सवाल आते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो ये है कि जी आपका पहला सवाल जो था ना वो हमने रखा था कि विद 50 यूनिट्स ऑफ लेबर ए फर्म प्रोड्यूस कितना जी 1800, और 60 यूनिट्स पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने 2100। तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाल लो। तो उसका तरीकाकार ये था कि आप ये करते कि डेल्टा टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर, चेंज इन प्रोडक्ट ऊपर और चेंज इन लेबर नीचे। टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया वो 2100 माइनस 1800 यानी 300, और लेबर में जो चेंज आया 60 माइनस 50 10 आ गया। तो 300 बाय 10 आ गया, तो ये आ गया आपका 30। क्लियर जी? अच्छा, दूसरा जो सवाल था आपका वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज इंक्रीज व्हेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंक्रीजेस इट्स आउटपुट। तो जो चीज हमेशा बढ़ती रहती है वो क्या है टोटल कास्ट है। फिक्स कास्ट तो जाहिर है एक लेवल पे जाके रुकी ही रहेगी, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ती भी है रुकती भी है, कम भी होती है। ठीक है, यही चीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में है कि वो भी यू शेप होती है, इसका मतलब वो गिरती भी है बढ़ती भी है, लेकिन वाहिद एक टोटल कास्ट है जो बढ़ती रहेगी। अच्छा बच्चों, अब आगे बात विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज विच विद इंक्रीज इन डिक्रीज इन प्रोडक्शन लेवल। तो कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो हर सूरत इंक्रीज या डिक्रीज जरूर होगी, वो है मार्जिनल कॉस्ट। ये बहुत ही कम रुकती है, ये बहुत ही कम रुकती है, इसलिए इसका पॉइंट देखेंगे ना तो ये इस तरह से चलती है, ऐसे। ठीक है ना, तो ये मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा बच्चों, तो ये बेटा द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो ए ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट विल स्लोप डाउनवर्ड व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये जो है ये मैं इसको यहां से समझे एक तरह से मैंने हटा दिया, तो ये आपकी राइट ऑप्शन है। अच्छा, ये वाली दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। यानी उसकी वजह ये है कि देखिए जहां ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट और ये आ गई आपकी मार्जिनल कॉस्ट, तो देखिए जहां एवरेज कॉस्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट उससे लेसर है। ठीक है जी? अच्छा बच्चों, अब दूसरी चीज ये है कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है जहां अपवर्ड मूव कर रही है, मार्जिनल कॉस्ट उससे लेस नहीं है, अबव है, लिहाजा ये गलत हो गया। ठीक है, जहां एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, हमेशा क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो सकती है, ये भी गलत हो गया। एंड देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब बात आ गई क्वेश्चन नंबर 5 की कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अक्कर व्हेन। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब अक्कर होती हैं? दिस इज बेसिकली रिलेटेड विद लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब राइज करना शुरू करती है। तो आपको याद होगा बहुत ज्यादा स्टाफ भर्ती हो जाता है तो पॉपुलेशन हो जाती है। अच्छा, कुछ ये भी है कि मिसमैनेजमेंट हो जाती है, कुछ ये है कि एलियनाइजेशन की वजह से जब ये इंक्रीज की तरफ जाता है तो यहाँ पे डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। क्लियर बच्चों? अच्छा, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज
डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म ऑपरेट कर रही है तो उसका डिमांड कर्व कौन सा होगा। तो देखिए ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें ये वाला डिमांड कर्व जो है ये मार्केट डिमांड कर्व है और ये सप्लाई भी मार्केट सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब एक फर्म क्योंकि प्राइस टेकर है तो उसके लिए जो डिमांड कर्व है वो ये वाला है और चूंकि यही AR है और यही MR है और यही उसका इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ठीक हो गई बात। इंडिविजुअल के लिए, ये किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, और ये किसके लिए, मार्केट के लिए, ठीक होगा बच्चों। अच्छा जी, तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 और 7 है इन शॉर्ट रन ए फर्म अल्फा आई हैव गिवन आई थॉट। अच्छा सो 7 में मैं ये कह रहा हूं इन शॉर्ट रन, बेटे फोन अपने साइलेंट कर लो प्लीज। अच्छा, इन द शॉर्ट रन फर्म वुड स्टॉप द प्रोडक्शन इफ, शॉर्ट रन में फर्म अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर देगी कहां, जहां टोटल रेवेन्यू वर लेस देन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम एक मिनट देख लेते हैं इसको कि हमने ये क्यों बनाया होगा सवाल। लेट मी थिंक ओवर इट। अपना कारोबार छोड़ देगी जब वो वेरिएबल कॉस्ट को पूरा नहीं कर सकेगी। तो आप बच्चे जानते हैं बेटा वेरिएबल कॉस्ट में क्या आती है, डायरेक्ट लेबर की वेजेस, ठीक है जी। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है। तो जब एक फर्म वेरिएबल कॉस्ट ही पूरी नहीं कर पाएगी, वो उससे चल नहीं सकेगी, तो वो आगे चल ही नहीं सकती, उसे अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग। समझ आ गई बात की। अच्छा, तो हमने देखा होगा जब हमारी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर चली जाती थी इससे, तो हम कहते थे अब कारोबार बंद हो जाएगा। उसको कौन सा पॉइंट कहा था हमने, शट डाउन पॉइंट हमने कहा था। अच्छा बच्चों, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज 50, ठीक है जी, एंड मार्जिनल कॉस्ट इज 40, द फर्म सीकिंग प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज वुड क्या करेगी कि जब तक ये देखिए ये हमारा ARV है और ये हमारा MRV है, अगर ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है तो हम इसका मतलब है इस पॉइंट से कहीं पीछे हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी बता रहा है 40, 40 और ये क्या बता रहा है 50, तो इनमें 10 का गैप है। तो अभी हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। क्या हाल है, अभी हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जहां जाके दोनों 50-50 हो जाए। तो जहां MC इक्वल MR हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। इससे पीछे तो हमें प्रोडक्शन रोकनी ही नहीं चाहिए। क्या हाल है, अभी अगला यूनिट भी हमें 10 रुपए कमा के दे रहा है, उससे अगला हो सकता है 5 दे दे, उससे अगला हो सकता है 2 दे दे। जब तक इक्वल नहीं होगा हम कमाने का प्रोसेस जारी रखेंगे। अच्छा बच्चों, 9 है कि आंसर जो है फिर वो हो जाएगा ना बच्चे, इंक्रीज आउटपुट। अभी आउटपुट इंक्रीज करेंगे हम, यानी ये क्वांटिटी यहाँ पे है ना Q1 पे है तो हम यहाँ Q2 तक लेके जाएंगे। अच्छा बच्चों, अंडर परफेक्ट कंपटीशन द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इज, एक्चुअली ये जो हमारी होती है ना मार्जिनल कॉस्ट, ये जहां जाके ये एक्चुअली ये हमारा डिमांड कर्व भी है ना, AR जो है हमारा डिमांड कर्व भी है, ये हमारा मार्जिन रेवेन्यू। तो जहां मार्जिनल कॉस्ट इसकी कट करती है, इसको हम कह देते हैं ये सप्लाई है और ये डिमांड है। जहां एक दूसरे कट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम उसे सप्लाई कर्व भी कहते हैं उस पर्टिकुलर फर्म के लिए। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब आ गया जी, तो A ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आ गया जी 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये है कि which one of the following is not a barrier to entry into the monopoly market, जो बैरियर नहीं है। क्या है जी, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कभी भी बैरियर नहीं होते। हाँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बैरियर होती है कि इतने बड़े पैमाने पर ना तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए आप उस मार्केट में नहीं जा सकते। हैवी पोटेंशियल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है, इतने ज्यादा पैसे नहीं तो आप एडवर्टाइजिंग भी नहीं कर सकते हो, ठीक है।
और दूसरी तरफ यह है लार्ज कैपिटल रिक्वायर्ड है, जैसे कि कोई हमने वैक्सीनेशन की फैक्ट्री लगानी है तो वो तो बहुत ज्यादा पैसे लेती है, तो इतने पैसे हमारे पास नहीं। तो ये पॉइंट हो सकते हैं जो मोनोपोली की वजह बनते हैं। ये जो पॉइंट है ये मोनोपोली की किसी भी तरह वजह नहीं बनता, इसलिए यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजर एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कौन सी वाली जी? कि पीक ऑफ और पीक ए टाइम के ऊपर हमारे चार्जेस डिफरेंट होते हैं बिजली के, ठीक है जी, और डॉक्टर जो है वो क्या करता है, शाबाश, ज्यादा पैसे लेता है किससे, अमीर से, और गरीब से कम लेता है, ठीक है जी। तो ये बोथ ए एंड बी सही है। असल में बिजनेस और इकोनॉमी क्लास ऑफ फ्लैट को इसलिए आप काउंट नहीं किया कर सकते हो क्योंकि उसमें तो बड़ा फर्क है। इकोनॉमी क्लास में तो बैठने की सीट भी बड़ी छोटी होती है, और जो आपकी बिजनेस क्लास होती है आई थिंक उसके अंदर तो लेटने के लिए बेड और कंप्यूटर और बड़ा कुछ होता है। क्या हाल है बच्चों? तो आपने भी हर ये चीजें देखी नहीं होंगी क्योंकि आप लोग काफी अजीबो गरीब लोग हैं। अच्छा बच्चों, तो हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी बच्चों, तो पहली बात यह है कि इसके अंदर क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। मोनोपोलिस्ट कहाँ आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाता है? मोनोपोलिस्ट तो प्रोडक्ट को बहुत डिस्टिंग्विश करता है, लेकिन फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या हाल है बच्चों? होती है, हाँ जी। तो यानी फ्री एंट्री टू एग्जिट नहीं होती, थोड़ी बहुत बैरियर जरूर होती है, बिल्कुल फ्री नहीं होती। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का क्या हाल है? और मैनी फर्म्स सप्लाई द मार्केट। तो आप ये कहते हैं कि हाँ एंट्री एंड एग्जिट तो काफी हद तक हम कहते हैं कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यूं कहना चाहिए मुझे। ये जरा मुश्किल है क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लेबल का फर्क डाल देते हैं, फ्रेग्रेंस का फर्क डाल देते हैं, बाकी चीजें जो वो चल जाती हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किसकी कि ये गिवन डिमांड कर्व किस मॉडल से रिलेटेड है। तो ये नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली है, ये किंग डिमांड कर्व है, और ये स्वीजी मॉडल भी है, तो ये ऑल ऑफ अबव में आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसी तरह का एक सवाल और भी था मेरे पास कि इफ एन ओलिगोपोलिस्ट फर्म इंक्रीज द प्राइस रेंज फ्रॉम डी टू के, छोटे डी से के तक, द कंपेटिटिव फर्म, तो कंपेटिटिव फर्म क्या करेंगी, वहां तक फर्म जो है वो यहां तक जब आप कीमत बढ़ाएंगे ना तो फर्में क्या करेंगी, वो प्राइस को, अपनी प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, रिटेन करेंगे। इसलिए आप देखिए कि आपके कीमत बढ़ाने से आपका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, आप बहुत सारे कस्टमर लूज कर देंगे, बहुत सारे कस्टमर लूज कर देंगे, इसलिए यहां डिमांड का आपको इलास्टिक मिलेगा। अच्छा, लेकिन जब आप जाएंगे नेक्स्ट यहां पे अगर आप करते हैं तो यहां पे वो आपको रिस्पांस देंगे, वो भी कीमत डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, इसलिए यहां पे जो है वो आपका डिमांड कर्व जो है वो थोड़ा इनइलास्टिक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस पे फर्क पड़ेगा, तो ये चीज आ जाती। अच्छा बच्चों, अब आगे बात कहते हैं वाई एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड डैश एंड डैश। इसका मतलब ये होता है कि दो ऑप्शन चाहिए। तो एक तो आप जानते हैं लॉज ऑफ रिटर्न्स है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मूविंग फ्रॉम बिलो। नहीं, ये रीजन तो नहीं है, बीटा है कि एवरेज कॉस्ट स्टार्ट टू राइज व्हाइल एएफसी इज फॉलिंग। देखिए ये रिलेशनशिप को समझिए कि ये जो एवरेज कॉस्ट है ना आपका, ये यू शेप है, एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले तेजी से गिर रही है और इसकी वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रही है। लेकिन जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू करती है तो यहां पर फिक्स कॉस्ट का फॉल ज्यादा होता है, इसलिए फिर नीचे आती रहती है।
आल दो कि ये बढ़ रही है, ये थोड़ा बढ़ रही है, ये ज्यादा गिर रही है, लेकिन इसके बाद जब मिनिमम पॉइंट आ जाता है तो इसके गिरने का रेट यूं थोड़ा सा हो जाता है और इसके बढ़ने का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। लिहाजा हमने लिखा एबीसी स्टार्ट टू राइज व्हाइल एएफसी इज फॉलिंग। तो इसके पीछे ये रीजन होगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो आई होप कि आपको समझ आई है। तो इसका ऑप्शन ए एंड बी दो ऑप्शन होंगे, ये मैंने ये लिखे, ठीक है जी। अच्छा, अब आ गई बात ये जी कि अब बात ये आ गई बच्चों कि हम एक, अच्छा जी अब चलते हैं जी पॉइंट नंबर 16। अपना सवाल है, विथ रिस्पेक्ट टू परफेक्ट कंपटीशन एक्सेस प्रॉफिट इज नोन एज एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, इसमें मुझे जो मैक्सिमम समझ आई मैंने बना दिया। बच्चा कुछ क्लियर नहीं बता पा रहा था तो मुझे ये समझ आई कि यही कहना चाहता और ये बात ठीक भी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा, लेकिन exist of too many existing firm in the industry lead to decrease the profit of existing firm। क्या हाल है कि एग्जिट ऑफ टू मैनी, जब फर्में एग्जिट करेंगी तो फर्मों की तादाद तो कम हो जाएगी, तो फिर तो उनका मुनाफा बढ़ना चाहिए था और ये कह रहा है कि डिक्रीज हो जाएगा। लिहाजा सी ऑप्शन लेना चाहिए, जिसके अंदर पहले वाला ठीक है और दूसरे वाला गलत लग रहा है हमें। ठीक हो गया? अच्छा, अब ना ए लगाने पे दो आर्गुमेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपको आधा नंबर मिल जाए, तो अगर तो उनका रिजल्ट रेट बहुत कम जा रहा हो तो फिर वो एक नंबर दे देंगे, और अगर उनका रिजल्ट रेट सही जा रहा है तो फिर वो आपको नंबर एक भी नहीं देंगे। यानी आप यूं समझ लीजिए कि अगर पासिंग रेट 30 से नीचे हुआ तो वो कहेंगे यार जिनकी एक ऑप्शन भी ठीक है उनको नंबर दो, देखो क्या बनता है। उनकी भी कोशिश होती 35-40 तक तो हो जाए, तो ये चीज होती है। इसलिए आप देखा होगा बाद बच्चे 47 पे फेल हुए होते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि अगर पासिंग रेट कम है तो बाज़ औक़ात वो अलाउ कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि सीनियर लेवल पे हमने की तो उन्होंने फिर हमें क्लियर किया कि ये चीज होती है। अच्छा बच्चों, इन द लॉन्ग रन फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। फर्म्स सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। उसकी वजह क्या है? तो कहता है उसकी वजह यह है कि जब मुनाफा बहुत ज्यादा होता है तो नई फर्में मुनाफे के चक्कर में एंटर हो जाती है बिजनेस में और प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और दूसरी बात यह कि एग्जिस्टिंग फर्म भी मुनाफा ज्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा देती है। इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट का जो फैक्टर है वो क्राउड आउट ही हो जाता है, वो निकल ही जाता है बीच में से, और सिर्फ क्या रह जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट रह जाता है। आमतौर पर लॉन्ग रन में ये होता है, बड़ा एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होगा जो ज्यादा कमा लेगा। अच्छा बच्चों, तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, अंडर मोनोपोली इन द लॉन्ग रन समटाइम मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस एक्सेस प्रोडक्शन इफ। कब एक्सेस प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा? जब वो बैरियर क्रिएट करना चाहेगा ना, उस वक्त वो क्या करेगा? एकदम से बैरियर, कोई दूसरा एंटर होने वाला है, कोई दूसरा एंटर होने वाला है, तो वो एक्सेस प्रोडक्शन करके कीमत को बढ़ा देगा, सॉरी कीमत को गिरा देगा, गिरा कर उसकी फिजिबिलिटी खत्म कर देगा, यानी मुनाफे का आंसर रिड्यूस करके उसे। अच्छा, और जब वो फैक्टर उसे पता चलेगा निकल गया तो वो दोबारा फिर बढ़ा लेगा। समझ आ गई ना बात की? ठीक हो गई बात? तो आमतौर पे इस तरह वो जो है एक्सेस प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। तो बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। ये गलती से सी लग गया होगा मेरे से। अच्छा जी, वंस द टोटल कॉस्ट मूव फ्रॉम बिलो इक्वल टू, क्या है जी? इक्वल टू फर्म विल कंटिन्यू द प्रोडक्शन। नहीं, ये असल में हमें कुछ और लिखना था, हम लिख कुछ और गए। मेरे ख्याल में हमें लिखना चाहिए था यहाँ शायद टोटल रेवेन्यू, या शायद हम कुछ ऐसा कहना चाहते थे कि जब ये टोटल रेवेन्यू है हमारा और ये टोटल कॉस्ट कर्व है, ये एस शेप होती है ना, तो जब ये इसके नीचे मूव करती है हम प्रोडक्शन जारी रखते हैं। क्या हाल है? यही समझ आ रहा है। ये असल में जब आप किसी से पूछा पूछी में सवाल बनाते तो ऐसा भी हो जाता दुनिया। तो ये अच्छा बच्चों, अब आगे बात
एन अपवर्ड शिफ्ट इन द एवरेज कॉस्ट कर्व इज ड्यू टू, क्या हाल है बच्चों? एक तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी, क्या हाल है? ठीक है जी। और दूसरा क्या हो रहा होगा बच्चों? डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी ये मार्जिनल कॉस्ट के बढ़ने का मतलब ये होगा कि हर अगला मजदूर या हर अगला यूनिट पहले से कम प्रोडक्शन कर रहा है, पहले से कम प्रोडक्शन कर रहा है। अगर ज्यादा करता फिर तो कॉस्ट गिर जानी थी, क्या हाल है? क्यों जी? तो अपवर्ड शिफ्ट इन एवरेज कॉस्ट क्यों हो रहा होगा जी? अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या जी? गिवन are the four assumptions of the law of variable proportion. Among them one is exception. Mention which one is? क्या है बच्चों? एक करेक्ट है, बाकी सारे एवं ही हैं। कौन सा वाला? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी कंबाइंड फॉर प्रोडक्शन। अब ए जो है ना, यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरीड, तो आपने तो कहा था यूनिट सारे एक जैसे होने चाहिए। याद है मैंने कहा था मजदूर सारे एक ही कैपेसिटी के हों। टेक्नोलॉजी चेंज करने का कहा था? नहीं कहा था। टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं? नहीं, रिसोर्सेज तो स्कार्स ही होते हैं ना। अच्छा बच्चों, अब आगे बात यह कि विच वन इज करेक्ट? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एप्लीकेबल ऑन प्रोडक्शन वेयर टोटल कॉस्ट कर्व स्टार्ट टू राइज एट, क्या ख्याल है बच्चों? सही कह रहा है। लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई हो जाता है, यानी हर अगला यूनिट पहले से कम प्रोडक्शन देता है जब कॉस्ट कर्व बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये होता है ना कि ये इस तरह से जब डिमिनिशिंग शुरू होता है तो कॉस्ट कर्व इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है तो इस तरफ इंक्रीजिंग कॉस्ट अप्लाई हो जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है वेयर एवरी नेक्स्ट यूनिट ऑफ द इनपुट प्रोड्यूसेस लेसर आउटपुट। ये भी बात ठीक है, हर अगला यूनिट पहले से, इसी को ही आपने क्या कहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न कहा है। क्या ख्याल है? तो ये दोनों ही करेक्ट है, डी ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर एवरेज कॉस्ट एसी एट इट्स मिनिमम पॉइंट, ठीक है जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज, शाबाश, क्या होती है जी? शाबाश। जहां एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होती है, वहां पर वेरिएबल कॉस्ट कर्व बढ़ना शुरू नहीं, वो क्या होता है? वो पहले बढ़ना शुरू होती है और ये बाद में, चूंकि उसका मिनिमम पॉइंट इससे पहले आता है एबीसी का, और इसका मिनिमम पॉइंट उसके बाद में आता है। तो जहां एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे होती है वहां वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। यही होता है ना बच्चों, अगर उसका मिनिमम पॉइंट पहले आ गया है तो इसका मतलब है ये जब मिनिमम पे है वो इंक्रीज होना शुरू हो गई। अच्छा बच्चों, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट है, लेट्स से जी पॉइंट मिनिमम है, ऐसे बनाया था मैंने। अच्छा बच्चों, 24 क्वेश्चन है। इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट द फर्म विल क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी ये देखिए, अगर ये इसका मार्जिनल रेवेन्यू है तो अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है तो इंक्रीज करेंगे, अभी सवाल किया था। तो अगर आगे निकल गया तो जाहिर बात है डिक्रीज करेंगे। क्या हाल है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएंगे। तो कौन सा आंसर बनना चाहिए? शाबाश, डिक्रीज वाला बनना चाहिए ना। तो इसको सी करो यार। मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन द, सही है, बिल्कुल सही है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आगे हो तो फिर पीछे जाओगे, और अगर पीछे हो तो क्या करोगे? तो इस केस में हम पीछे हैं ना, तो इसलिए बिल्कुल सही है। क्या करेंगे? ये वाला ठीक है और ये वाला गलत। फिर हम रिवर्स आ जाते हैं, फिर डिक्रीज हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब 25वां सवाल क्या है? चारों मॉडल में इक्विलिब्रियम का होता है, जहां एम सी इक्वल, ये तो 5वीं क्लास के बच्चे को पूछ लो आता हो। अच्छा,
इन परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा अब ना आवाज फिर ज्यादा हो गई आप लोगों की, रिकॉर्डिंग भूल गए आपके, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये आपके काम आनी है। अच्छा, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज अ प्राइस टेकर बिकॉज, क्यों प्राइस टेकर है? एक तो नंबर ऑफ फर्म्स है इंडस्ट्री में, इसलिए अकेली फर्म जो है कंट्रोल नहीं कर सकती, और दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ बायर्स भी ज्यादा है, ना बायर इफेक्ट कर सकता है ना फर्म इफेक्ट कर सकती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो आपको पता है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है, और एडवर्टाइजिंग भी इसमें होती है, ये तो इसके फीचर ही नहीं है। ठीक है ना, एक तरह से सवाल तो यह था कि परफेक्ट कंपटीशन के फीचर कौन से। अच्छा बच्चों, अब आगे बात कौन सी वाली? इफ एन ऑलिगोपोलिस्ट फर्म डिक्रीज द प्राइस रेंजिंग फ्रॉम A टू D, अगर यहां हम प्राइस डिक्रीज करेंगे तो दूसरी फर्म्स क्या करेंगी? वो भी वही करेंगी जो हम करेंगे, सिर्फ यहां जाके उनका रवैया डिफरेंट होगा। ठीक हो गया बात? तो कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए मुझे? सी ऑप्शन लेना चाहिए मुझे, ये वाला। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा, कहते हैं इन द गिवन केस रिलेटेड विद डैश मॉडल एंड शोज। जी बच्चों, ये बेसिकली जी बच्चों, ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, आपने इसका ध्यान में रखना है। देखिए, जो प्रिंसिपल कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो AR होता है ना, ये होता है परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म का जो प्राइस टेकर होती है, और ये इसका इंडिविजुअल, और ये जो बहुत ज्यादा स्टीप होता है ये होता है मोनोपोलिस्ट का एवरेज रेवेन्यू, यानी इंडिविजुअल डिमांड का। और जो इन दोनों के दरमियान में होता है ना, वो होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। कौन सा होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। इसलिए उसे कीमत पर, देखिए जो परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म है वो प्राइस टेकर है, ठीक है, और ये प्राइस मेकर है, और ये दरमियान वाले को क्या है? रिलेटिव कंट्रोल ऑन प्राइस, यानी ये दोनों को रिलेटिव कंट्रोल ऑन प्राइस, इसका प्राइस पे रिलेटिव कंट्रोल होता है। तो इस सेंस में जरा डायग्राम देखिए, किसकी लग रही है आपको? मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म की। और मुनाफा जो है वो कौन सा लग रहा है? सुपर नॉर्मल लग रहा है। ठीक हो गया बच्चों? सुपर नॉर्मल है ना, कॉस्ट का बहुत नीचे है, कॉस्ट का बहुत नीचे। अच्छा बच्चों, 29, इन द गिवन केस फॉर अ परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म डैश इज शोन। क्या शो किया गया बच्चों? इट इज शोन अ नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहां नॉर्मल प्रॉफिट शो किया गया। अच्छा बच्चों, 30th, नॉर्मल प्रॉफिट इन इकोनॉमिक टर्म मींस क्या? एक बात यह कि एवरेज रेवेन्यू टू एवरेज कॉस्ट, ये बात ठीक है, ये बी यहां लिख देते हैं यहां से काट के। और दूसरा क्या है? इक्वल टू जीरो, यानी एक तरह से जो हमारा मुनाफा है वो जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, MC इक्वल MR तो हर एक जगह होता है, जहां एब नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल भी होता है, तो हर जगह होता है। तो ये यूनिक नहीं है इसके लिए, तो हमें दो यूनिक चीजें चाहिए ना। अच्छा बच्चों, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 31 क्वेश्चन। 31 क्या है? विच वन बेटर डिस्क्राइब द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को बेटर डिस्क्राइब कौन करेगा? जी, एक हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट होती है स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, जैसे जैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती है, देखिए जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है जी, क्या होती है? जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, और दूसरी तरफ एक जगह आके स्टेबल होती है, और फिर किस रेट से बढ़ती है? फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो लिहाजा इससे देखना होता है यहां इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है तेजी से, सॉरी इंक्रीज से, ये देखिए ये पॉइंट बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, तो कास्ट कम हो रही है, इस पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगी। फिर देखिए आगे चलेंगे तो ये देखिए हर दफा रेट इसका पहले से, यही है ना रिवर्स स्टेप,
तो फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गई बात? तो एक तरह से देखा जाए तो ये इसकी स्लोप है। ये देखिए एरो छोटे होते जा रहे हैं ना, तो ये कम होती जा रही है। जहां आगे ये रुकती है ये मिनिमम है, और देखिए जब एरो बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसकी क्या है? स्लोप है। और दूसरी बात ये कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो होता ही, आपने कहा था द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट यूनिट, द कॉस्ट ऑफ द कौन सा जी? एडिशनल यूनिट। तो आपने ये कहा था ना नेक्स्ट यूनिट, एडिशनल यूनिट। क्या ख्याल है? अच्छा बच्चों, अब चलते हैं हम इस तरफ 32 पे। विच वन बेटर डिस्क्राइब द मार्जिनल रेवेन्यू। अब वो आप उसी कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे कि दिस इज स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड क्या है? रेवेन्यू ऑफ द नेक्स्ट यूनिट। तो वो आपने देखा होगा जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन था तो हर एक दफा ये 10 बढ़ रही थी। तो जब ये 10 बढ़ रही थी तो देखिए हर दफा एरो एक साइज का होगा, तो इसलिए आपने देखा होगा इसका जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था और 10 का ही डिफरेंस था इसका अपने एक्स एक्सिस से। ऐसे ही था ना? क्या हाल? अच्छा बच्चों, अब आ गया आपका जी 33 में दोबारा फिर ये बात पूछनी चाह रहा है कि जी एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होता है और उसकी वजह क्या है? तो आपने कहा लॉ ऑफ रिटर्न्स। और दूसरा क्या है? दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट कंटिन्यूसली फॉल करती है और इनिशियली एएफसी रैपिडली फॉल करता है और फिर एवीसी तेजी से राइज करता है। तो इसमें आपको डी ऑप्शन लेना होगा जिसका मतलब है ऑल ऑफ अबव। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आ गया जी आपका 34 क्वेश्चन, व्हाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या रीजन देंगे? एक तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न देंगे, ठीक है जी, और दूसरा क्या देंगे? मार्जिनल कॉस्ट इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। तो जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रही होगी तो वो अल्टीमेटली क्या होगा? डेट इज गोन पहले डिक्लाइन करेगी और फिर राइज करना शुरू कर देगी। यानी एक तरह से ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को ही कहा जा रहा है ना। क्या हाल है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को ही कहा जा रहा है। अच्छा बच्चों, आगे आ गया रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इज क्लियर फ्रॉम। जहां एवरेज कॉस्ट फॉल करती है मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा से डिक्लाइन करती है। जहां ये मिनिमम होती है वहां इसके, और जहां ये राइज करती है उससे राइज करती है। तो हमने इसका क्या कहा था? हमने कहा था मदई सुस्त है गवाह चुस्त है। जब एवरेज कॉस्ट डिक्लाइन करती है तो ये कहती है तुमसे ज्यादा से डिक्लाइन करूंगी। जब मिनिमम होती है इसके बराबर हो जाती है, और जब वो राइज करती कहती है मैं तुमसे ज्यादा राइज करूंगी। ठीक है जी, तो इसका रवैया जरा पुप्पो वाला है। अच्छा बच्चों, अब है इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज पॉपुलर विद कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक। किस चीज से ज्यादा पॉपुलर है? एक तो फ्री एंट्री और एग्जिट है, प्राइस मेकर नहीं है प्राइस टेकर है, और दूसरा क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। तो इसलिए ए और सी भी चूज करना चाहिए आपको। अच्छा बच्चों, ए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फॉल ड्यू टू डैश। जी बच्चों, और एक और भी आगे लिखा हुआ था, दो ऑप्शन लेने थे आपने। तो आपने लिया एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक के पहले ये देखिए ना ये फॉल करती है और फिर स्टार्ट करती है राइज करना। यहां मिलती है इकोनॉमीज और यहां मिलती है डिस इकोनॉमीज। ये है एलएसी। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, 38 फॉर अ परफेक्ट कंपेटिटिव firm there is no incentive for further increase in profit because of मजीद प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता। कैसी सूरत में? जब प्रॉफिट नॉर्मल है, तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न किया जा सकता है। 39 प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल टर्म विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट विद आउटपुट। फैक्टर इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट करता। अच्छा बच्चों,
Collusion of firm feature of, ये ओलिगोपोली में ही होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म में भी आ जाता है, जिसको हमने मल्टी प्लान मोनोपोली भी कहा था, याद है ना आपको? अच्छा बच्चों, हॉरिजॉन्टल इंडिविजुअल फॉर्म्स डिमांड का विजा फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के, इसका जो डिमांड कर्व है वो ये वाला होता है। ठीक बच्चों? अच्छा जी, अब आ गया 42 में हमने कैलकुलेट करना था दो चीजों को। तो देखिए, ये इन दोनों को जमा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 135, यहाँ इसको 2 पर तकसीम कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ टोटल आपका जो टोटल कास्ट है, इसमें यहाँ से यहाँ क्या चेंज आया है, यानी 340 में से 270 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 70। ठीक है जी, तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी बच्चों? ए और सी। अच्छा अब देखिए, अच्छा ये अब ये कि हमने डेटा अपना इस्तेमाल किया है, लेकिन जब स्टूडेंट ने आगे बताया होगा, उसने बताया होगा सर इस तरह डेटा आया तो उसमें वैल्यूज मिसिंग थी और वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो हमने डेटा अपने पास से लगा लिया, लेकिन वो डेटा क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको आइडिया होगा कि ये कैसे आएगा। नहीं, ये डिफरेंट हो सकता है, ये नहीं मैं कह रहा, आप कैलकुलेट करके अंदाजा करेंगे। अच्छा बच्चों, अब मिसिंग में क्या है, आप देखिए ये दोनों जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा 270, तो एक ए बन गया, और ये देखिए क्या करेंगे 135, और एक क्या बन जाएगा सी बन जाएगा, तो ए और सी। तो ये बच्चों इसका ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा, बिग 4 इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली, हमारी किताब में भी लिखा हुआ है। अच्छा, लॉस ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड विद शॉर्ट रन, और लॉस ऑफ रिटर्न किससे रिलेटेड है? लॉन्ग रन से। अच्छा, डिमांड फॉर अ इंडिविजुअल फॉर्म इज परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म क्या होती है शामिल बच्चों? परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। अच्छा, अगर कोई इंफिनिटी इलास्टिक कह दे तो फिर क्या होगा? वो भी वही होगा। ठीक है, तो याद रहे इंफिनिटी इलास्टिक भी लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक, सॉरी ये वाला ऑप्शन, तो इंफिनिटी इलास्टिक भी हो सकता है, मैंने तो देखा नहीं गौर से। अच्छा बच्चों, 47 की बात कर लेते हैं। 47 है, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म इंडस्ट्री डैश एंड डैश, क्या होता है बच्चों? ये बात तो है कि इसके अंदर क्या होगा, फ्री एंट्री और प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, क्यू सैलेड नहीं हो सकते, एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकती। अच्छा, ये मिलता जुलता सवाल है, इस जैसा एक सवाल मैंने पहले भी कराया, उसकी वजह ये थी कि मुझे जो बताया मैंने उसके मुताबिक 2 गैस वर्क कर दिए। अच्छा, अगेन बच्चों थोड़ा सा काम रह गया है, थोड़ा सा ताउन और कीजिएगा। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फॉर्म इन 3 डिफरेंट मॉडल्स कैसे आएगी बच्चों? ये गलती से मैंने अभी बता दिया था, आपको याद है? अभी मैंने बनाया था ये प्राइस टेकर है, ये प्राइस मेकर है और ये मोनोपोलिस्ट है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? शाबाश, अल्फा आएगी सबसे, यानी आप लेके चले फ्रॉम लो टू हाई, तो सबसे लो इलास्टिसिटी मोनोपोलिस्ट की है, ठीक है, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की है, और आखिर में परफेक्ट कंपटीशन की। क्लियर? तो ये मैंने आपको पहले उसमें बताया जहां आप पहचान नहीं पा रहे थे डिमांड कब किसका है। तो रिलेटिवली सबसे इनइलास्टिक प्राइस मेकर और सबसे कम प्राइस टेकर, और दरमियान वाला कौन है? रिलेटिव। अच्छा बच्चों, अब आ गया डिमांड कर्व फॉर मोनोपोलिस्टिक डिमांड कर्व इज रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज ऑफ जी, किसकी डिमांड कर्व है? मोनोपोलिस्टिक फर्म की, तो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, इसलिए अगर वो कीमत पर आ जाए तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। और दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड विच आर सब्स्टिट्यूट ऑफ
वो एक दूसरे सब्स्टिट्यूट भी है, बदल भी सकते हैं, ठीक है जी। ये प्राइस टेकर तो हो नहीं सकते, क्या हाल है, क्यों जी? अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर हम ये कह दें कि नो सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ये मोनोपोलिस्ट करता है, लिटिल कंट्रोल ओवर प्राइस जो होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म का होता है, इसलिए इसको भी मैं हटा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा मैंने इसमें बी और डी लगाया, जरा गौर कीजिएगा, ये मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म तो नहीं कहीं था, नहीं फुल कंट्रोल होता, सी और डी ही रहेंगे, ये हमें चेंज ही करना पड़ेगा ये वाला जी बेटा। नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको प्राइस पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है, यहाँ देखिए कंपटीशन का वर्ड ही नहीं यूज हुआ हो, हाँ ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, आपको याद है मैंने कहा था कि डिफरेंशिएट करता है हमेशा मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट को, ज्यादा डिफरेंशिएट कर सकता है, विच इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। अच्छा, तो वैसे नहीं बेटे, एक मिनट बस, एक मिनट सब्र करें। अच्छा, तो वैसे अगर हम इस सवाल को चेंज कर लें और इस सवाल को बेहतर यह है कि हम एक मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म के तौर पे देखें, तो ये ज्यादा साफ सुथरा सवाल लगेगा कि कंपेटिटिव फर्म में दो ऑप्शन भी चाहिए, तो यहाँ दो ऑप्शन भी पूरे मिल जाएंगे कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करते ही ये लोग हैं, और दूसरी बात है ये प्राइस पे लिटिल कंट्रोल होता है, तो फिर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, हमें चेंज भी करने का मौका नहीं मिलेगा, और बाकी हम वीडियो ऑडिट खुद ही करते रहेंगे जी। शाबाश। कॉस्ट है द फर्म, cost structure of the firm is like a unit of 20 to 30, where the total cost increases from 650 जी। शाबाश। तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी बच्चों जी? शाबाश, निकाल सकते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट्स, यूनिट्स कहाँ गए, 20 से 30 पे गए, ठीक है जी। टोटल कास्ट कहां से कहां गई, टोटल कास्ट चली गई 500 से 650 पे, और फिक्स कास्ट कितनी थी 200, तो ये तो 200 ही रहनी है, क्या ख्याल है, क्यों बच्चों, सही होगी बात। तो आप इसको तकसीम करो उसके ऊपर, तो भी एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, शाबाश, जवाब क्या आएगा आपका, इनिशियल कॉस्ट कितनी आ रही है आपको, 500 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो इनिशियल फिक्स कॉस्ट आपको, सॉरी इनिशियल फिक्स कॉस्ट आपको यहां पे भी 10 आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो है एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय, ये नहीं हो सकता, ये चेंज इस तरह नहीं हो सकता। जो कि यहां से यहां चेंज कितनी आ रही है बच्चों, निकालना, 200 को 30 पे तकसीम करें, 6.67 हो गई है, लेकिन इससे चेंज नहीं हुई, यानी अगर 6.67 ऐड हो जाता उसमें तो फिर बात थी, तो ज्यादा अच्छी बात यही लग रही मुझे, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यहां से यहां वो तो 150 है, तो ये गलत है, क्या हाल है, और वेरिएबल कॉस्ट 180 नहीं है, ठीक है, वो भी 150 है, तो लिहाजा दो बातें गलत होगी, एक ही सही लग रही है, कौन सी, 10 वाली के इनिशियल कॉस्ट जो है ना फिक्स कॉस्ट वो 10 आई है, क्लियर। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई 51 की, द टर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रॉफिट इज क्लोजर टू, किसके क्लोजर होता है, बी एंड डी, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एक टोटल रेवेन्यू इक्वल टोटल कॉस्ट, वो भी नॉर्मल प्रॉफिट ही बनता, दोनों एक ही चीज है। 52 among the given industries of Pakistan which one cannot be considered as oligopolist? मीडिया इंडस्ट्री बन सकती है, चंदे की चैनल है, ज्यादा से ज्यादा 10 होंगे 20 होंगे, ठीक है जी। अच्छा, और शूज इंडस्ट्री तो कभी भी नहीं हो सकती, पेट्रोलियम हो सकती है, कार भी हो सकती है, कार में 3 या 4 है इस वक्त,
ठीक होगा बच्चों? अगला सवाल नहीं है? अच्छा